किंग एगॉन टारगेरियन वेस्टेरोस के सेवन किंगडम्स का सबसे पहला बादशाह। इस एगॉन द ड्रैगन का जन्म होने से वेस्टेरोस का बादशाह बनने की कहानी यानी कि एगॉन के कॉन्क्वेस्ट की कहानी एकदम रोमांचक है, जिसमें ढेर सारी अलग अलग बैटल्स और एक्साइटिंग कैरेक्टर्स है। ये कहानी हमें जॉर्ज आर मार्टिन के बुक फायर एंड ब्लड में देखने मिलती है और आज से मैं आपको इसी एगॉन टारगेरियन के कॉन्क्वेस्ट के कहानी के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। अब इस पूरे लंबे कहानी को मैं एक ही वीडियो में बताने जाऊं तो वो वीडियो 5 घंटे का हो जाएगा, इसलिए इस स्टोरी को मैंने कुछ अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया है। आज के पहले चैप्टर में हम देखेंगे कि एगॉन का बचपन कैसा रहा, उसका पर्सनैलिटी कैसा था, उसके सिस्टर वाइव्स और उसके दोस्त कौन थे और उनकी पर्सनैलिटीज कैसे थी, बाकी के भी अलग अलग इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स कौन थे। फिर हम जानेंगे कि एगॉन ने वेस्टेरोस पे आखिर हमला क्यों किया, यानी कि उसने वेस्टेरोस की कॉन्क्वेस्ट शुरू क्यों की थी, और फाइनली उसे किंग ऑफ सेवन किंगडम्स यानी वेस्टेरोस का सबसे पहला राजा करके कब घोषित किया गया था। सो नाउ विदाउट फर्दर अडू चलो जानते हैं एगॉन के कॉन्क्वेस्ट के लेजेंडरी स्टोरी के बारे में। सो सालों पहले 114 बीसी में टारगेरियन फैमिली ने उनका शहर ग्रेटेस्ट सिटी इन द नोन वर्ल्ड वलेरिया को छोड़ दिया था और वो वेस्टेरोस के पूर्वी इलाके के छोटे से आइलैंड ड्रैगनस्टोन पर आ जाते हैं। कई लोगों को लगता है कि वलेरिया से सिर्फ टारगेरियन फैमिली वेस्टेरोस में आई थी, बट ऐसा नहीं था। टारगेरियंस के साथ साथ ही वलेरिया की वलेरियन फैमिली ड्रैगनस्टोन के नजदीक बसे ड्रिफ्ट मार्क आइलैंड पे शिफ्ट होती है और वलेरिया की दूसरी फैमिली सेल्टिगार फैमिली ड्रैगनस्टोन के ऊपर नजदीक बसे हुए क्लॉ आइल नाम के आइलैंड पे शिफ्ट होते हैं। ये दोनों भी वैसे तो वलेरियन फैमिलीज है, बट इन दोनों हाउसेस के पास में टारगेरियंस के तरह ड्रैगन्स नहीं होते हैं, बट टारगेरियंस के पास ड्रैगन थे और वो आसमान पर राज करते थे। वैसे ही वलेरियंस के पास में अच्छे शिप्स थे और वो समुंदर पे राज करते थे। एंड देन देयर वाज सेल्टिगार्स जो अच्छे मछुआरे थे, जिससे वो बराबर मछली पकड़ के अपने दोनों साथी हाउसेस को बेचते थे। सो ये तीनों हाउसेस अपने अपने आइलैंड पर पावरफुल थे, इसलिए कोई भी वेस्टेरोस का हाउस उन आइलैंड्स पर ज्यादा आंख उठा के भी नहीं देखता था। इन तीनों हाउसेस में सबसे पावरफुल था ऑब्वियसली हाउस टारगेरियन। ये हाउस टारगेरियन एक तरह से हाउस वेलेरियन और हाउस सेल्टिगार का बड़ा भाई था। ये हाउस टारगेरियन ड्रैगनस्टोन पर राज करते थे और उनमें से जो भी राजा बनता था उसे लॉर्ड ऑफ ड्रैगनस्टोन कहा जाता था। जो भी टारगेरियन लॉर्ड ऑफ ड्रैगनस्टोन बने थे उन सभी ने कभी भी वेस्टेरोस को ज्यादा भाव नहीं दिया था। उनकी नजरें हमेशा ईस्ट में एसोस के तरफ होती थी, क्योंकि वो खुद एसोस से यहाँ पे आए थे। अगले 100 सालों तक जो भी लॉर्ड ऑफ ड्रैगनस्टोन बना, उन्हें वेस्टेरोस में क्या चल रहा है उसमें कुछ भी दिलचस्पी नहीं थी। वो बस अपने काम से काम रखते थे और एसोस में क्या चल रहा है उसमें थोड़ा बहुत ध्यान देते थे। इस 100 साल के समय में भी टारगेरियंस के पास में ड्रैगन्स थे, बट उन्होंने इन ड्रैगन्स को कभी भी किसी वॉर में इस्तेमाल करने के बारे में सोचा भी नहीं था। बट ये सब कुछ एक बंदे के वजह से बदलने वाला था, एंड दैट वाज एगॉन टारगेरियन। सो 27 बीसी में लॉर्ड ऑफ ड्रैगनस्टोन एरियन टारगेरियन और उनकी वाइफ वेलेना वलेरियन को एक बेटा होता है जिसका नाम रखा जाता है एगॉन। लॉर्ड एरियन और वेलेना को इसके पहले एक बेटी भी हुई थी जिसका नाम रखा गया था विसेन्या। सो एगॉन एक्चुअली सेकेंड चाइल्ड था, बट टारगेरियंस में फर्स्ट बॉर्न सन को ही लॉर्ड ऑफ ड्रैगनस्टोन बनाया जाता था। विसेन्या और एगॉन के बाद में लॉर्ड एरियन और वेलेना को रेनिस नाम की और एक तीसरी बेटी भी हुई थी। बचपन में एगॉन और विसेन्या वेस्टेरोस में अपने पापा एरियन के साथ में मस्त घूमने गए थे। उस समय में रेनिस बहुत छोटी थी, इसलिए वो अपनी माँ वेलेना के साथ ड्रैगनस्टोन पर ही थी। एगॉन और विसेन्या ने तभी वेस्टेरोस के सबसे बड़े शहर ओल्ड टाउन को विजिट किया था और वो दोनों भी ओल्ड टाउन शहर की चकाचौंध देख के शॉक्ड रह गए थे। जब लॉर्ड एरियन विसेन्या और एगॉन के साथ में ओल्ड टाउन में आए थे, तब ओल्ड टाउन के सबसे बड़े हाउस हाई टावर और उनके बैनरमैन हाउस रेडविन ने लॉर्ड एरियन का स्वागत किया था। ओल्ड टाउन शहर को विजिट करने के बाद में टारगेरियन परिवार लैनिस्टर्स के राजधानी लैनिस्पोर्ट पर भी गए थे, बट उसके बाद में वो वापस सब ड्रैगनस्टोन लौटते हैं।
अगले कुछ साल एगोन ड्रैगनस्टोन पर ही रह रहा था, बट उसे अब वेस्टेरोस का ज्यादा फैसिनेशन हुआ था। वो हमेशा वेस्टेरोस के पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी के बारे में सोचता रहता था। वो हमेशा ड्रैगनस्टोन पर मौजूद मेस्टर्स से मिलता था और उन मेस्टर्स के साथ वो वेस्टेरोस के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करता था। वेस्टेरोस में कौन कौन राजा है, उनमें कैसी राइवलरीज होती है, वेस्टेरोस में कितने अलग अलग इलाके हैं, कितनी नदियां बहती है, ऐसा सब कुछ एगोन को जानना रहता था। और अपना भाई एगोन वेस्टेरोस में इतना इंटरेस्ट ले रहा है ये देख के उसकी दोनों बहनें विसेन्या और रेनिस भी वेस्टेरोस में दिलचस्पी लेने लगे थे। एगोन जब यही कुछ 15 साल का टीनेजर था तब उसके आसपास ही उसके पिता एरियन की मौत हो गई थी। उनकी मौत एग्जैक्टली कब हुई थी ये पता नहीं, क्योंकि वो बुक्स में एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया है, बट लॉर्ड एरियन के मरते ही एगोन लॉर्ड ऑफ ड्रैगनस्टोन बनता है। और लॉर्ड बनते ही एगोन एक बड़े मीटिंग रूम में वेस्टेरोस के शेप में एक बड़ा लकड़ी का टेबल बनवाता है। ये एक 50 फीट का बड़ा वुडन यानी कि लकड़ी का टेबल होता है जिस पर वेस्टेरोस का हर एक छोटा मोटा कैसल, नदी नाले, माउंटेन्स, छोटे गांव, ऐसे सब छोटी से छोटी चीज को दिखाया रहता है। ये लेजेंडरी वुडन टेबल हमें गेम ऑफ थ्रोन्स के शो में भी देखने मिलता है। सो एगोन ने एक्चुअली इस वुडन टेबल को बनवाया था और इस वुडन टेबल को बनवाने के बाद में एगोन इस टेबल को घंटों देखता रहता था और उसका वेस्टेरोस को लेके अट्रैक्शन अब पागलपन में बदलने लगा था। इसी दौरान पुराने वलेरियन ट्रेडिशन के हिसाब से विसेन्या और एगोन की भी शादी तय की जाती है, बट एगोन सिर्फ विसेन्या से ही नहीं बट वो अपने छोटे बहन रेनिस से भी शादी करता है। अब वो ऐसा क्यों करता है ये जानने के पहले हम इन सभी कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं। सो लॉर्ड ऑफ ड्रैगनस्टोन एगोन टारगेरियन एकदम शांत इंट्रोवर्ट किस्म का बंदा था, बट बचपन से ही उसने एक अच्छा वॉरियर बनने के लिए ट्रेनिंग ली थी और अपने टीनेज ईयर में ही वो एक तगड़ा योद्धा बन के उभर के आने लगा था। लॉर्ड एरियन के मरने के बाद में एगोन के पास टारगेरियन फैमिली की वलेरियन स्टील तलवार ब्लैक फायर भी आ गई थी। ये ब्लैक फायर तलवार लॉर्ड ऑफ ड्रैगनस्टोन को विरासत में मिलती है और एगोन तो इस तलवार का सही हकदार भी था। इसी के साथ साथ एगोन ने अपने अर्ली टीनेज ईयर्स में ही एक ड्रैगन के साथ भी कनेक्शन बनाया था और ये ड्रैगन था भयानक बलेरियन द ब्लैक ड्रेड। इस ह्यूज बलेरियन ड्रैगन को ब्लैक ड्रेड कहते थे क्योंकि ये एक काला शैतान था। बलेरियन का स्किन पूरा काला था और उसकी आंख भी काली आती थी। इस काले राक्षस बलेरियन को हवा में उड़ते देख के तो किसी की भी फट जाती थी। एगोन थोड़ा इंट्रोवर्ट तो था बट बचपन से ही उसकी अपने दोनों बहनों के साथ गहरी दोस्ती थी। बट एगोन का सबसे जिगरी दोस्त था ओरिस बराथियन, जो आगे हाउस बराथियन का फाउंडर बनने वाला है। ये ओरिस बराथियन ड्रैगनस्टोन पर ही एगोन, विसेन्या और रेनिस के साथ बड़ा हुआ था, क्योंकि कुछ रूमर्स के अनुसार ओरिस उन तीनों का स्टेप ब्रदर था यानी कि सौतेला भाई था। ओरिस के बारे में कुछ अजीबी मिस्ट्रीज थी। पहले तो ये कि उसकी माँ कौन है ये किसी को भी नहीं पता था और दूसरी ये कि उसे बराथियन क्यों बोलते हैं ये किसी को भी नहीं पता था। मतलब उसका इतना मेंशन कुछ बुक में भी नहीं है। उसे बराथियन क्यों कहते हैं उसके बारे में कुछ फैन थियरीज है जिसमें मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। अभी बस इतना जान लो कि इसे ओरिस बराथियन पहले से ही कहते थे। सो ये ओरिस बराथियन एगोन का खास फ्रेंड था जिसके साथ वो सब कुछ शेयर करता था। अब ओरिस के बाद आती है एगोन की बड़ी बहन विसेन्या टारगेरियन। विसेन्या बचपन से ही एकदम बैडएस बंदी रही थी और उसने एगोन और ओरिस के साथ साथ ही वॉरियर बनने के लिए ट्रेनिंग भी शुरू कर डाली थी। उसे फाइटिंग के साथ साथ ही पॉइजन्स यानी कुछ जहरीले पदार्थ और डार्क मैजिक में भी इंटरेस्ट था। टारगेरियन परिवार के पास एक्चुअली एक नहीं बट दो वलेरियन स्टील की तलवारें थी। पहली तलवार ब्लैक फायर तो एगोन के पास थी बट दूसरी फेमस वलेरियन स्टील तलवार डार्क सिस्टर विसेन्या के पास थी। विसेन्या का एक यंग ड्रैगन भी था जिसका नाम था वेगार। गेम ऑफ थ्रोन्स के आर्या स्टार्क की ये विसेन्या फेवरेट टारगेरियन थी क्योंकि उसने कुछ बवाल कारनामे किए हैं जो आगे इस स्टोरी में आएंगे ही। सो ये तो हुई विसेन्या और अब आती है रेनिस। रेनिस विसेन्या के एग्जैक्टली ऑपोजिट थी। उसे बचपन में फाइटिंग सीखने में कुछ दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो सिंगिंग,
सिंगिंग, डांसिंग और पोएट्री में ज्यादा इंटरेस्ट था। वो एकदम आर्ट्स वाली बंदी थी। ओरिस, एगोन और विसेन्या हमेशा थोड़े से सीरियस रहते थे, बट रेनिस उन सब में सबसे नटखट और बदमाश थी। रेनिस की सबसे खास बात थी कि उसका उसके ड्रैगन मेरैक्सिस के साथ बहुत ज्यादा प्यार था। रेनिस घंटों घंटों तक मेरैक्सिस पे से सब जगह पे घूमती रहती थी। कई बार तो लोगों ने रेनिस को मेरैक्सिस के साथ में बातें करते हुए देखा था, पता नहीं वो क्या बातें करते थे। सो रेनिस एकदम ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थी। और रेनिस के बारे में दूसरी बात ये थी कि रेनिस बहुत ही खूबसूरत थी। विसेन्या भी कुछ वैसे कम खूबसूरत नहीं थी, बट रेनिस उससे कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा प्यारी थी और एगोन को वो थोड़ी ज्यादा पसंद थी। बचपन से ही एगोन और रेनिस में एक अलग ही रिश्ता बन गया था और इसीलिए एगोन ने विसेन्या के साथ साथ ही रेनिस के साथ भी शादी कर दी थी। ऐसा कहा जाता है कि एगोन वेड विसेन्या आउट ऑफ ड्यूटी एंड रेनिस आउट ऑफ डिजायर, यानी कि एगोन ने विसेन्या के साथ शादी की क्योंकि वो उसका फर्ज था, बट एगोन ने रेनिस के साथ शादी की क्योंकि वो उसे चाहता था। सो ऐसे ही एगोन ड्रैगनस्टोन पर विसेन्या और रेनिस के साथ रहता था और उन तीनों का स्टेप ब्रदर ओरिस बराथियन भी ड्रैगनस्टोन पे ही रहता था। एक दिन एगोन अपने वाइव्स और ओरिस के साथ में वेस्टेरोस के शेप वाले वुडन टेबल के सामने खड़ा था और उसने पहली बार वेस्टेरोस को कॉन्कर करने की ख्वाहिश बयान की थी। उसने कहा कि वेस्टेरोस में सभी एक जैसे लोग हैं और इस वुडन मैप में देखते हैं तो हमें कोई भी अलग अलग प्रदेश देखने नहीं मिलता, दिखाई देता है तो सिर्फ एक देश वेस्टेरोस जिसका कोई राजा नहीं है। एगोन ने ऐसे कहा तो सही, बट एक्चुअली उस समय में वेस्टेरोस में 7 अलग अलग हाउसेस 7 अलग अलग प्रदेशों पर राज करते थे और ये हमेशा एक दूसरे से कुछ ना कुछ कारणों से लड़ते रहते थे। इसीलिए एगोन ने कहा कि क्यों ना हम इन सब पर राज करें और सबको एक साथ मिलजुल के कैसे रहा जाता है वो सिखाए। सो उस समय वेस्टेरोस में 7 अलग अलग प्रदेश थे जिन पर 7 अलग अलग हाउसेस राज करते थे। इन 7 प्रदेशों के बड़े बड़े हाउसेस के भी कई सारे छोटे छोटे हाउसेस बैनरमैन थे और वहां का पॉलिटिक्स ऐसे ही सदियों से चल रहा था। एकदम बड़े बट एकदम ठंडे नॉर्थ में हाउस स्टार्क राज करते थे। नीचे साउथ में हाउस मार्टेल डॉर्न के किंगडम को रूल करते थे। ये डॉर्न माने एकदम रेगिस्तान। फिर एकदम रिच वेस्टरलैंड्स आता है जहां पर सबसे ज्यादा सोना मिलता था और वहां पे राज था हाउस लैनिस्टर्स का। फिर आता है रिच इलाके का हाउस गार्डनर। ये हाउस गार्डनर पूरे कंट्री में सबसे अच्छी फर्टाइल लैंड पर राज करते थे। यहाँ रीच की जमीन फर्टाइल यानी बहुत उपजाऊ थी। यहाँ पे इतना सारा खेती होता था कि वो आधे वेस्टेरोस को तो यही से खाना जाता था। फिर द वेल, द फिंगर्स और द माउंटेन्स के इलाके में हाउस एरिन का राज था। ये इलाका बड़े बड़े माउंटेन्स और वैलीज से बना हुआ था। आखिर में आते हैं हाउस हुआरे जो रिवरलैंड्स और आयन आइलैंड्स पे राज करते थे और हाउस डुरैंडन जो स्टॉर्म लैंड्स के इलाके पे राज करते थे। सो इन आखिरी 2 हाउसेस में हाउस हुआरे सबसे शातिर और सबसे डेंजरस हाउस था। उनका राजा हैरन द ब्लैक ऑफ हाउस हुआरे किंग ऑफ आइल्स एंड द रिवर्स था और उसका पूरे वेस्टेरोस में खौफ था। उससे कोई भी ज्यादा पंगा नहीं लेता था। वैसे ही स्टॉर्म किंग किंग आर्गिलैक डरैंडन भी था जिसे सब आर्गिलैक द एरोगेंट कहते थे। इस आर्गिलैक द एरोगेंट ने सालों पहले कुछ बड़े बड़े वॉर्स जीते थे जिसके वजह से उनका भी बड़ा नाम था। अब इस आर्गिलैक द एरोगेंट और हैरन द ब्लैक में थोड़ी राइवलरी थी क्योंकि सालों पहले दोनों के दादाजी एक दूसरे से लड़े थे। सो हैरन के दादाजी आयरनबॉर्न हार्विन हार्डहैंड ने आर्गिलैक के दादाजी एरिक डरेंडन को वॉर में हरा दिया था और उन्होंने डरेंडन से ट्राइडेंट नदी के आसपास का पूरा इलाका जीत लिया था। यानी कि कुछ हाउस डरेंडन का इलाका अभी हाउस हुआरे का हो गया था। ट्राइडेंट नदी के आसपास राज करने के वजह से हाउस हुआरे का पावर अभी और भी बढ़ गया था
और वो पूरे वेस्टेरोस में वन ऑफ द रिचेस्ट हाउस बनने लगे थे और ये चीज आर्गिलैक को बहुत चुभती थी। हैरन द ब्लैक के पास ढेर सारा पैसा था और उसने गॉड साई के नजदीक वेस्टेरोस का सबसे बड़ा, सबसे भव्य दिव्य महल बनाना शुरू कर दिया था जिसका नाम उसने रखा हैरेनहाल। इस हैरेनहाल महल के टॉवर्स पूरे वेस्टेरोस में सबसे ऊंचे थे और इस कैसल को जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। सो इस हैरन हुआरे और आर्गिलैक डरेंडन की दुश्मनी तो थी, बट आर्गिलैक एक अच्छा वॉरियर होके भी वो हैरन से थोड़ा सा डरता था क्योंकि हैरन को अच्छा सपोर्ट था। वो एकदम रिच आदमी था और उसके पास ज्यादा पावर थी। एक जमाने में आर्गिलैक के पास पावर तो थी, बट वो अभी थोड़ा मिडिल एजेड बुढ़ा आदमी बन गया था और उन्हें कोई बेटा भी नहीं था जिसके ऊपर वो किसी वॉर की जिम्मेदारी सौंप सके। उन्हें एक आर्गेला नाम की एक खूबसूरत बेटी थी जो उन्हें किसी भी वॉर में हेल्प तो नहीं कर सकती थी। सो किंग आर्गिलैक को मदद चाहिए थी और शातिर आर्गिलैक ने सीधा एगॉन टारगेरियन से मदद मांगने का सोचा। आर्गिलैक ने एक दिन एगॉन को खत भेजा जिसमें उन्होंने अपने बेटी आर्गेला का रिश्ता एगॉन के लिए दे दिया था और दहेज में एग्जैक्टली ऐसा लैंड ऑफर किया जो हैरन द ब्लैक और आर्गिलैक के लैंड के बीच में आएगा। सो आर्गिलैक ने ये वाला बीच का इलाका एगॉन को दहेज में ऑफर किया था और उन्हें उम्मीद थी कि वहां पे टारगेरियंस आएंगे तो ऊपर हैरेनहाल के यहाँ से हैरन द ब्लैक हाउस डेरेंडन के इलाके में घुसने की कोशिश नहीं करेगा। एगॉन के पास ये खत आता है और वो हंस देता है। पहले बात तो ये कि आर्गिलैक ने ऑफर की हुई कई सारी लैंड उसकी खुद की थी ही नहीं, वो एक्चुअली हैरन द ब्लैक की थी और ये बात एगॉन को भी पता थी। आर्गिलैक शातिर था और वो जानबूझ के एगॉन द ड्रैगन को उस प्रदेश में रखना चाहता था ताकि अगर वॉर होता है तो एगॉन के मदद से वो हैरन द ब्लैक को खत्म कर डालेगा। एगॉन और ओरिस भी कोई बुद्धू तो थे नहीं, उन्होंने वेस्टेरोस के बारे में इतने सालों से कई सारी पढ़ाई की थी। उन्हें पता था कि ये आर्गिला क्या चाहता है। एगॉन ने ओरिस और अपने बीवियों के साथ सलाह मशवरा करके आर्गिलैक को एक काउंटर ऑफर करते हुए संदेशा भेज दिया। इसमें एगॉन ने आर्गिलैक को बोला कि तुमने दिया हुआ पूरा लैंड तो मैं चाहता ही हूँ, बट उसी के साथ साथ मुझे और भी लैंड चाहिए। एगॉन रिवर वेंड वाटर से मैसिज हुक तक का बड़ा इलाका आर्गिलैक से मांगता है। ये मैसिज हुक का छोटा लैंड वैसे तो स्टॉर्म किंग लॉर्ड आर्गिलैक के अंडर आता है, बट वहां के लॉर्ड्स की लॉयल्टी ज्यादातर नजदीक बसे ड्रैगन स्टोन पर थी। मैसिज हुक के लैंड में यहाँ शार्प पॉइंट पर हाउस बार एमोन का कैसल था और स्टोन पॉइंट पर हाउस मैसी राज करते थे। वहां के लॉर्ड्स एक्चुअली एगॉन और ओरिस के फ्रेंड्स थे, सो वो चाहते थे कि उनके लैंड पर टारगेरियन का राज आ जाए। इसीलिए एगॉन ने भी ऐसा बड़ा लैंड आर्गिलैक से मांगा था, बट इसके साथ साथ एगॉन ने आर्गेला के शादी का प्रपोजल ठुकरा दिया। एगॉन ने आगे खत में लिखा था कि मेरी तो दो दो बीवियां पहले से है, सो मैं आर्गेला का हाथ नहीं थाम सकता, बट मेरे दोस्त ओरिस बराथियन की अब तक शादी नहीं हुई है, सो आप आर्गेला का हाथ मेरे दोस्त ओरिस के हाथों में थमा दो। ऐसी डिमांड एगॉन ने इस काउंटर ऑफर वाले खत में कर डाली। इतना बड़ा जमीन और आर्गेला की ओरिस से शादी करवाने वाले डिमांड की बात सुनकर आर्गिलैक द एरोगेंट का पारा चढ़ जाता है और वो गुस्से से लाल हो जाता है। वैसे तो ये लैंड ज्यादा थी, बट फिर भी ठीक है, एक टाइम आर्गिलैक मान लेता था, बट अपनी प्यारी बेटी प्रिंसेस आर्गेला की शादी किसी ओरिस जैसे बास्टर्ड से करवाना उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं था। एगॉन का ये काउंटर ऑफर सुन के आर्गिलैक का दिमाग ही हट गया। आर्गिलैक पूरे 7 किंगडम्स में पहले से ही आर्गिलैक द एरोगेंट के नाम से जाना जाता था और उसके एरोगेंस का झटका एगॉन और ओरिस को भी लगता है। एगॉन ने लेटर में आर्गेला का हाथ ओरिस के लिए मांगा था, तो उसके जवाब में आर्गिलैक ने एगॉन का संदेशा
लेके आए मैसेंजर के हाथ ही काट दिए और ड्रैगनस्टोन पर एगोन को संदेशा भेज दिया। अरे एगोन, ओरिस जैसे बास्टर्ड के लिए तुझे आर्गेला का हाथ नहीं मिलेगा, तू यही कटे हुए हाथ रख लेना। ओरिस और विसेन्या को ये मैसेज सुन के इतना गुस्सा आया था कि वो भी आर्गिलैक के मैसेंजर को मरवाने वाले थे, बट एगोन ने वैसा होने नहीं दिया। एगोन ने आर्गिलैक के मैसेंजर को सही सलामत वापस जाने दिया, बट उसी दिन तय हुआ था कि वेस्टेरोस में अभी एक तूफान आने वाला है। एगोन ने उसी दिन आसमान में रेवंस छोड़े और टारगेरियंस के सभी बैनरमैन को बुला लिया। कुछ ही दिनों में ड्रैगनस्टोन पर हाउस सेल्टिगार और हाउस वेलोरियन के सभी लॉर्ड्स आ जाते हैं और इवन मैसी झुक से हाउस बार एमोन और हाउस मैसी के लॉर्ड्स भी आते हैं। एगोन वेरिस, विसेन्या, रेनिस और बाकी सभी लॉर्ड के साथ में मीटिंग करता है। मीटिंग के बाद में एगोन अगले 7 दिनों तक ड्रैगनस्टोन पर बने फेथ ऑफ 7 के मंदिर में सातों भगवानों की प्रार्थना करता है और 7वें दिन पूजा खत्म होने के बाद में ड्रैगनस्टोन से कुछ 500 रेवंस का जत्था हवा में उड़ जाता है। इन सभी रेवंस को वेस्टेरोस के हर एक छोटे मोटे लॉर्ड को भेजा जाता है और इसमें एगोन का एक संदेशा होता है, आज से मैं एगोन टारगेरियन वेस्टेरोस का राजा हूँ। जो भी हाउस टारगेरियन के सामने घुटने टेकेगा वो लॉर्ड टिका रहेगा और अपनी लैंड रख पाएगा, बट जो भी बेंड नी नहीं करेगा उसे बर्बाद किया जाएगा। लॉर्ड एर्गिलैक ऑफ हाउस डरेंडन ने एरोगेंटली एगोन को जवाब दिया और एगोन के अंदर के ड्रैगन को जगा दिया था। एगोन टारगेरियन के पास कुल मिला के कुछ 1000 सोल्जर्स ही थे, बट उसके पास 3 भयानक ड्रैगन्स भी थे। उन दिनों हाउस वेलेरियन का हेड यानी लॉर्ड ऑफ टाइड्स था डेमोन वेलेरियन। डेमोन के वजह से वेलेरियन हाउस ने कई सारे बड़े बड़े जहाज बिल्ड किए थे और इन्हीं जहाजों के साथ में एगोन टारगेरियन की आर्मी वेस्टेरोस के तरफ निकलती है। एगोन की आर्मी वेस्टेरोस में ब्लैक वाटर रश नदी जहां पे समुंदर में मिलती है वहीं पे लैंड होते हैं। अभी इस मैप में आपको यहाँ पे किंग्स लैंडिंग का सिटी दिख रहा है क्योंकि ये मैप गेम ऑफ थ्रोन्स के स्टोरी के समय का लिया हुआ है, बट एक्चुअली जब एगोन की स्टोरी चल रही थी तब वहां पे कुछ नहीं था, उसके आजू बाजू में सिर्फ बंजर जमीन थी। ये किंग्स लैंडिंग का शहर कैसे बना वो इसी स्टोरी में आगे आने वाला है। सो अभी के लिए ये किंग्स लैंडिंग जो यहाँ लिखा हुआ है उसे नजरअंदाज कीजिए। सो यहाँ पर आते ही एगोन ने हाउस मैसी और हाउस बार एमोन के सोल्जर्स को पैलिसेड लगाने के लिए कह दिया। पैलिसेड यानी इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो बीच में रहने वालों की रक्षा करता है। पैलिसेड लगाने के बाद में पैलिसेड के बीचों बीच कुछ सोल्जर्स ने एक छोटा कैसल बिल्ड करना भी शुरू कर दिया था, बट ये सब काम आराम से नहीं कर सकते थे क्योंकि एगोन को यहाँ नजदीक के हाउसेस हाउस रोजबी और हाउस टोकवर्थ का बड़ा खतरा था। इसीलिए एगोन ने अपने सिस्टर वाइफ्स को उन पे हमला करने के दिया। हाउस रोजबी पर रेनिस ने मेरैक्सिस पे बैठ के हमला किया और कुछ ही घर जलाने पे हाउस रोजबी ने सरेंडर कर डाला। दूसरी तरफ विसेन्या ने हाउस टोकवर्थ पे हमला किया जहां पे कुछ क्रॉसबो मैन ने वेगार पे अटैक कर दिया था, बट वेगार के लिए बस वो एक मक्खी काटने जैसा था। वेगार ने कुछ 15-20 क्रॉसबो मैन को जिंदा जला दिया और हाउस टोकवर्थ ने भी घुटने टेक दिए। एगोन के लिए विसेन्या और रेनिस ने ऐसे 2 छोटी बैटल्स आसानी से जीत ली, बट फिर डस्कनडेल के हाउस डार्कलिन और मेडनपुल के हाउस मूटॉन ने एक साथ मिलके एगोन पे हमला करने का प्लान किया। दोनों हाउसेस के कुल मिला के कुछ 3000 सोल्जर्स थे और वो इस इलाके में एगोन के आर्मी से भिड़ गए। पहले तो ओरिस बराथियन ने जबरदस्त प्लानिंग करके जमीन पे उन दोनों हाउसेस के सोल्जर्स का कचुम्बर बना दिया। फिर आसमान में से खुद एगोन बलेरियन द ब्लैक ड्रेड पे बैठ के आता है और वो कुछ 200-300 सोल्जर्स को जला देता है। लिटरली कुछ आधे घंटे में ही हाउस डार्कलिन और हाउस मूटॉन भी एगोन के हो गए थे। उन दिनों हाउस डार्कलिन इस डस्कनडेल नाम के बंदरगाह पे राज करते थे और ये डस्कनडेल का बंदरगाह
काफी रिच बन गया था, क्योंकि वहीं से ज्यादातर वेस्टेरोसी लोग एसोस में जाते थे। ये डस्कन का बंदरगाह मतलब एक बड़ा इकोनॉमिक सेंटर बन चुका था, और ऐसा बड़ा बंदरगाह टारगेरियंस को मिलने की वजह से अभी उनके पास भी ढेर सारा पैसा आ गया था। एगोन को सोना चांदी में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो एकदम लोकी हम्बल किस्म का आदमी था। बट विसेन्या ने तो सीधा उस बंदरगाह पे हल्ला बोल कर दिया, और अपने ड्रैगन वेगार का डर दिखा के उसने ढेर सारा सोना उस बंदरगाह से लूटा था। इन पिछले कुछ ही महीनों में ब्लैक वाटर रश के यहाँ पे एगोन का एक छोटा सा कैसल भी हो गया था, जिसे सब एगोन फोर्ट कहने लगे थे। इस एगोन फोर्ट पर ही एक सेरेमनी रखी गई थी, जिस सेरेमनी में सभी हारने वाले हाउसेस के लॉर्ड्स ने उनकी उनकी तलवारें एगोन के सामने फेंकी थी और उन्होंने घुटने टेके थे। एगोन ने कुछ तलवारें तो अपने पास रखी, बट बाकी सब तलवारें उसने लॉर्ड्स को वापस कर दी और उन्हें उनकी लॉर्डशिप और उनका लैंड भी वापस दे दिया। शर्त बस इतनी ही थी कि अब से मैं तुम्हारा राजा हूं, तुम मुझे अब से किंग एगोन कहोगे। ऑब्वियसली यह शर्त तो उन चारों हाउसेस ने मान ली थी। यहीं पर एगोन ने लॉर्ड ऑफ द टाइड्स डेमोन वेलेरियन को मास्टर ऑफ शिप्स बनाया, पूरे रॉयल फ्लीट की दारोमदार उस पे सौंपी। फिर एगोन ने लॉर्ड ऑफ स्टोनडांस ट्रिस्टोन मैसी को मास्टर ऑफ लॉ बनाया, और हाउस सेल्टिगार के क्रिस्पियन सेल्टिगार को मास्टर ऑफ कॉइन यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। सो इस तरह से एगोन ने सबसे पहली बार उसका एक स्मॉल काउंसिल तैयार किया था, और इस स्मॉल काउंसिल में लास्टली एगोन ओरिस बराथियन को देखता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, ओरिस तुम तो मेरे शील्ड हो, तुम मेरी हमेशा रक्षा करोगे, तुम मेरे स्टॉलवर्ट हो, यानी कि एक लॉयल भरोसेमंद आदमी हो। ओरिस तुम मेरे राइट हैंड हो। ऐसा कह के एगोन अपने दोस्त ओरिस के गले लगता है, और उसी दिन से ओरिस को सभी हैंड ऑफ द किंग कहने लगते हैं। फिर वेस्टेरोस के सभी हाउसेस की एक परंपरा भी थी। वेस्टेरोस में सभी हाउसेस का कुछ ना कुछ सिजिल होता है, और उनके हाउसेस के कुछ वर्ड्स होते हैं। बट वलेरिया से आए हाउस टारगेरियन का कोई ऑफिशियल सिजिल नहीं था। बट यहीं पर फाइनली हाउस टारगेरियन का सिजिल 3 ड्रैगन्स वाला बनाया जाता है, जो एगोन, विसेन्या और रेनिस को दर्शाता है और उनके 3 टारगेरियन ड्रैगन्स को दिखाता है। विसेन्या ने डस्कन से ढेर सारा सोना लूटा था, और वो उसी से एक रूबीज से सजाया हुआ गोल्डन क्राउन बनाकर एगोन के सर पे रखती है, और वहां पे रेनिस चिल्लाती है, किंग एगोन, फर्स्ट ऑफ हिज नेम, किंग ऑफ ऑल वेस्टेरोस एंड शील्ड ऑफ हिज पीपल। रेनिस के ऐसे चिल्लाते ही मेरैक्सस, वेगार और बलेरियन आसमान में जोर से आग छोड़ते हैं, और वहां पे मौजूद सभी लॉर्ड्स और सोल्जर्स एगोन के लिए चीयर करते हैं। एगोन द ड्रैगन वेस्टेरोस में आ गया है, और उसने वेस्टेरोस की कॉन्क्वेस्ट शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इस चीज के बारे में वेस्टेरोस के सभी लॉर्ड्स को भी पता चल गया है, और सभी लॉर्ड्स अपना अपना गेम शुरू करते हैं। हेरेनहेल में हेरेन द ब्लैक और स्टॉर्म्स एंड पर आर्गिलैक द एरोगेंट अपने अपने लॉयल बैनरमैन को बुलाते हैं, और दोनों बैटल्स की तैयारी शुरू करते हैं। वेस्टेरोस के पश्चिमी इलाके में किंग मर्न ऑफ द रिच कैसरली रॉक जाता है, और हाउस लैनिस्टर के किंग लोरेन के साथ एक अलायंस बनाता है। नॉर्थ में किंग टोरेन स्टार्क ऑफ विंटरफेल भी अपने बैनरमैन को बुलाता है और उनके साथ मीटिंग शुरू करता है। अब इन सब ने एगोन के खिलाफ हथियार तो उठाए थे, बट बाकी कुछ हाउसेस पॉलिटिकल गेम ऑफ थ्रोन्स खेलने का प्लान करते हैं। प्रिंसेस ऑफ डॉर्न रेवन भेज के एगोन को कहती है कि मार्टेल्स और उनके डॉर्निश बैनरमैन एगोन को आने वाले वॉर में मदद करेंगे, बट वो कभी घुटने नहीं टेकेंगे। वो एक इक्वल साथी के रूप में एगोन को मदद करने के लिए रेडी है। वैसे ही ईरी का बॉय किंग रोनेल एरिन भी एगोन को हेरेन द ब्लैक के खिलाफ बैटल में मदद करने का वादा करता है, बट उसके बदले में उसे ट्राइडेंट नदी के ऊपर का पूरा लैंड चाहिए था। मैंने इस रोनेल एरिन को बॉय किंग इसलिए कहा क्योंकि ये बस 8 साल का एक बच्चा था जो यहाँ पे राजा बना था।
उसमें तो कोई ऐसा लेटर भेजने का दिमाग भी नहीं होता। ये हेरन द ब्लैक को हरा के उसकी लैंड छीनने का प्लान होता है उसके माँ का। अभी वो माँ कौन थी, इन सभी लॉर्ड्स के साथ आगे क्या क्या हुआ, वेस्टेरोस में फायर एंड ब्लड ने कैसे तबाही मचाई, ये सब हम जानेंगे अगले चैप्टर में। अंटिल देन बाय एंड टेक केयर।